जय भाई दोस्तों, मैं उमाकांत सैन जैविक ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर उसके ऑर्गन्स होते हैं वह किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। आज से हम देखेंगे दोस्तों ऑर्गन्स के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखने से पहले जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों क्लियर है। देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें मैंने आपको चित्र इसलिए नहीं बनवाया है क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद में आपको एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बाद में समझाऊंगा। दोस्तों तो बने रहिएगा, आखिरी तक पूरी वीडियो देखिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दोस्तों कहा जाए तो सूत्र कणिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूत्र बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, डीएनए होने की वजह से क्या होता है, यह सूत्रों में होता है। माइक्रो मतलब होता है सूत्र। ठीक है दोस्तों, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सूत्र कणिका भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि सूत्र कणिका कहा जाता है और आपको ऑप्शन आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, राइबोसोम, कुछ भी आपको ऑप्शन आ जाता है तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सूत्र कणिका ही कहा जाता है। अगला जो वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसको मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका मतलब इसे शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है, एक ही नाम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। यह आपका एएलपी में और आपका ग्रुप डी में और जेई में कई जगह यह प्रश्न आपसे किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगली जो बात होती है दोस्तों वह क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वायत्त का मतलब होता है अपना कार्य स्वयं करना, अपना कार्य स्वयं करना, इसलिए स्वायत्त कहा जाता है। लेकिन वह पूर्ण तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वह एक सेल का अंग है। एक अंग अपना पूरा कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्या कहा गया है, अर्ध स्वायत्त कहा गया है। मतलब अपना आधा जो अपना कार्य रहता है वह पूरा कार्य वह अपने स्वयं करता है। तो वह कार्य करता कैसे है, क्यों कहा गया है उसे क्या, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा दोस्तों, डीएनए मुख्यतः 3 जगह जरूर पाया जाता है। एक तो दोस्तों आपको केंद्रक में पाया जाता है, जो मैंने आपको कल भी बताया था चित्र के माध्यम से। केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है दोस्तों। और हमारा क्या है दोस्तों, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और तीसरा है दोस्तों हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। इन तीनों का डीएनए जो होता है वह स्वयं का डीएनए होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों स्वयं का आरएनए भी होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का आरएनए भी है। और देखिए दोस्तों स्वयं का उसका राइबोसोम भी है। क्या है दोस्तों, स्वयं का उसका राइबोसोम भी है। तो जो भी उसका कार्य रहता है वह अपना कार्य स्वयं कर लेता है, लेकिन वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है। कैसा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सेल का जितना भी काम होता है वह पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कर दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो भी कार्य रहता है वह अपना कार्य स्वयं करता है बिना किसी ऑर्गन की मदद से। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इसीलिए उसे कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, प्रथम उद्भिद कोशिकांग। सबसे पहले कोशिका में देखा गया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखा गया था, सबसे पहले कोशिकांग जो उद्भिद कोशिकांग है उसे प्रथम कोशिकांग, प्रथम उद्भिद कोशिकांग कहा जाता है दोस्तों। इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपसे प्रश्न अगर किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इसकी एक विशेषता क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो दिखने में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वह होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक। एक बैक्टीरिया के आकार का होता है, एक कैप्सूल के आकार का होता है, इसका आकार होता है प्रोकैरियोटिक। यह प्रश्न मैंने आपको एएलपी में देखा है, वह उसमें पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है, इसकी जो बनावट होती है वह होती है प्रोकैरियोटिक के अनुसार, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक होता नहीं है। यह क्या होता है, यह यूकैरियोटिक होता है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि यह प्रोकैरियोटिक आकार का होता है, काय का आकार का होता है, लेकिन यह यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होता।
प्रोकैरियोटिक में सिर्फ मोनेरा किंगडम के जंतु आते हैं और कोई नहीं आता। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगली बात क्या होती है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है क्योंकि सेल में जब श्वसन क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। अगली बात, इसके लिए जो पावर हाउस कहा गया है, इसके लिए पावर हाउस क्यों कहा गया है, इसके लिए पावर हाउस इसलिए कहा गया है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हम बाद में आपको डिटेल में बता देंगे, अभी इसको पढ़ने के बाद। देखिए, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसका देखेंगे दोस्तों जीवन काल। क्या देखेंगे दोस्तों, इसका जीवन काल। इसका जो दोस्तों जीवन काल होता है वह होता है दोस्तों 5 से 10 दिन का। कितना होता है दोस्तों, 5 से 10 दिन का इसका जीवन काल होता है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए इसका व्यास, इसका जो व्यास होता है दोस्तों, उसका डायमीटर, इसका जो व्यास होता है दोस्तों वह होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। क्या दोस्तों कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच का इसका व्यास होता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है वह होती है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है, जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो कि आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका पूछा जाता है इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी जो आकृति है दोस्तों वह होती है दोस्तों बेलनाकार। क्या होती है, एक बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिक आकृति होती है और अंडाकार होती है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, जानवरों में, मनुष्यों में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसकी मात्रा पौधों की कोशिकाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। मतलब क्या, मतलब यह दोस्तों कि जंतु कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसकी अधिकता पादप कोशिका की अपेक्षा ज्यादा होती है। मतलब जंतु कोशिका में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और पादप कोशिका में कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों एरोबिक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। एरोबिक क्या कहलाते हैं, एरोबिक वो कहलाते हैं जिनको श्वसन क्रिया करने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वह एरोबिक कहलाते हैं। हिंदी में इसे ऑक्सी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सी कहलाते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें O2 की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक होती है, मतलब ऑक्सी श्वसन क्रिया करते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 4 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, क्या दोस्तों, एक तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस। इसके नामकरण किसके द्वारा दिए गए हैं, यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं। आपसे प्रश्न किया जाता है कि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किस वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया था। खोज की बात नहीं हो रही, खोज करना और देखना बहुत अंतर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो देखा था वह देखा था कॉलीकर ने। किसने देखा दोस्तों, कॉलीकर ने देखा था। कॉलीकर ने कहां देखा था, कीटों में देखा था। कहां देखा था दोस्तों, कीटों में सबसे पहले देखा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो नामकरण हुआ, इसकी जो खोज हुई, पहले इसको देखा गया फिर इसकी खोज की गई। खोज किसने की दोस्तों, खोज की दोस्तों अल्टमैन ने और फ्लेमिंग ने। आप लोग याद कर लेते हैं, अल्टमैन अकेले वैज्ञानिक नहीं थे, उनके साथ फ्लेमिंग भी थे। तो आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो अल्टमैन के द्वारा और फ्लेमिंग के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। देखिए, देख भी लिया, खोज भी कर ली। अब यहाँ पर नाम देना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों बेंडा। बेंडा एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस इकाई का नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा बेंडा के द्वारा, या कहीं कहीं बेंडे लिखा रहता है, तो बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया था दोस्तों। और यह नाम कब दिया गया था, सन 1898 में इसका नामकरण किया गया था। काय का, माइटोकॉन्ड्रिया का। किसके द्वारा, बेंडा के द्वारा। अब यही किसके द्वारा कहा गया है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह दोस्तों कॉलीकर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों,
कॉलीकर के द्वारा कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और इसका एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और जो भी आपको दिक्कत है परेशानी होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपको जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है, अब जरा हम उसको बताते हैं। इसलिए दोस्तों पावर हाउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए दोस्तों, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है पावर हाउस। इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, पावर हाउस, या कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह क्या पैदा करता है, ऊर्जा। क्या पैदा करता है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी पैदा करता है। किस माध्यम में करता है, यह करता है एटीपी के रूप में। काय के रूप में करता है दोस्तों, एटीपी के रूप में करता है। और एटीपी में रूप में तो सेल्यूलोज के रूप में करता है। काय के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में करता है। और सेल्यूलोज में क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है दोस्तों। और ग्लूकोज से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये किस माध्यम से करते हैं, यह करते हैं दोस्तों श्वसन माध्यम से। कैसे करते हैं, श्वसन के माध्यम से एटीपी का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है दोस्तों पावर हाउस कहा जाता है। किस लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ऊर्जा का निर्माण करता है। किस माध्यम में करता है, एटीपी के माध्यम में करता है। और किसके द्वारा करता है, तो श्वसन क्रिया के द्वारा करता है। और इसमें सेल्यूलोज होता है दोस्तों, और सेल्यूलोज कैसे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से बनता है दोस्तों। और ग्लूकोज से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का या श्वसन का स्थल कहा जाता है, या ऐसे शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों। तो हमने देखा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी जो वीडियो है दोस्तों डिटेल में, जो चित्र के माध्यम से, वो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के जो देखने में इसकी संरचना क्या होती है, तो किस प्रकार यह व्यवस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ विशेषताएं भी बतलाई, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे आपको बताया था। अब हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है दोस्तों, ये जो गतिशील है, यह कहलाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो दिखाई दे रहा है, यह भी माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी संरचना एक प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर होती है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होता नहीं है। यह क्या होता है, यह यूकैरियोटिक होता है। लेकिन इसके जो आकार होता है, आकार को देखिए, यह प्रोकैरियोटिक के आकार का होता है, कैप्सूल के आकार का होता है। और जिस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, ये उसी तरीके से होता है। अब हम जरा इसके बारे में देखेंगे, इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है। ये तो हो गया दोस्तों इसका बाह्य स्वरूप, कि बाह्य स्वरूप इसका क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम देखेंगे इसका जो आंतरिक स्वरूप होता है, इसमें कहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, कहाँ पर इसमें डीएनए पाया जाता है। अब जरा हम उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है दोस्तों, आपके सामने ये जो आपको दिख रहा है, यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले जो हमने चित्र में देखा था, वह क्या था दोस्तों, वह माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा था, गतिशील था। यह एक माइटोकॉन्ड्रिया एक मॉडल के रूप में है, एक चित्र के रूप में है। इसमें हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, और किस प्रकार से इसमें जो इसके अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वह किस प्रकार से इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम राइट साइड देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक्स। क्या दिख रहा है दोस्तों, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा। ये जो द्रव भरा हुआ है दोस्तों नीले रंग का, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ है, इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों आधांतरी, जिसे कहा जाता है क्या, मैट्रिक्स। इसके जस्ट ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है क्या, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रेन्यूल्स का मतलब ये है कि जो भी इसके लवण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और खनिज होते हैं, वो सब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर मार्क किया हुआ है इसने। इसके बाद देखिए दोस्तों, फिर आपको दिख रहा है एक राइबोसोम। क्या दिख रहा है दोस्तों, राइबोसोम दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे ये सफ़ेद रंग के दिख रहा है दोस्तों, ये इस तरीके के, ये कहलाते हैं दोस्तों राइबोसोम। क्या कहलाते हैं, ये राइबोसोम कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्या, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी दोस्तों ये है कि इसके बाहर ये जो बाहरी लेयर है, ये जो आपको बाहरी लेयर दिख रही है दोस्तों, ये कहलाती है दोस्तों बाहरी लेयर। और ये जो दोस्तों आंतरिक जो दूसरी लेयर होती है, वह दोस्तों ये जो घुमावदार होती है, ये जो घुमावदार है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, इसे कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। देखो ध्यान से देखिएगा,
देखिए यहाँ पर ये कर्व लिया, यहाँ पे इसने कर्व लिया, फिर इसको वापस आया, फिर ये वापस आया। ये जो कर्व ले रही है इसको कहते हैं क्या, क्रिस्टी नाम दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्या, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली के अंदर की जो जगह होती है, खाली जगह, वह देखिए दोस्तों, वही भी आपको यहाँ दिख रही है, खाली जगह दिख रही है यहाँ पे आपको, ये देखिए दिख रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ देखिए आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मतलब क्या, ये जो दिख रही है यह कहलाती है दोस्तों बाहरी झिल्ली। क्या कहलाती है, यह कहलाती है इसकी बाहरी झिल्ली। और देखिए दोस्तों इनर मेम्ब्रेन, देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये देखो ध्यान दे, देखिए दोस्तों क्रिस्टी जिसके ऊपर से बनी हुई है, क्रिस्टी जिसके ऊपर से बनी हुई है दोस्तों, वह कौन सी लेयर कहलाती है, इनर मेम्ब्रेन लेयर कहलाती है, मतलब आंतरिक झिल्ली कहलाती है। कौन सी झिल्ली कहलाती है, आंतरिक झिल्ली कहलाती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें ये जो आपको दिख रहा है यह है आपकी बाहरी झिल्ली है, यह है आपकी, यह क्या है दोस्तों, यह है आपकी बाहरी झिल्ली, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, यह है आपकी आंतरिक झिल्ली। क्या है दोस्तों, यह है आपकी आंतरिक झिल्ली। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे दोस्तों डीएनए। इसके अंदर ये जो दोस्तों ब्लैंक ब्लैंक सा दिख रहा है, ये कहलाते हैं दोस्तों इसके डीएनए। क्या कहलाते हैं, इसके अंदर डीएनए होते हैं। और डीएनए के लिए हम आपको एक बात बता दें कि डीएनए जो दोस्तों 3 जगह मुख्यतः पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा पाए जाते हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में, और तीसरा पाए जाते हैं दोस्तों केंद्रक में। इन तीनों जगह डीएनए उपस्थित होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ जो आप यहाँ जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या लिखा है, एटीपी सिंथेस पार्टिकल। यहाँ पे दोस्तों क्या बनती है, एटीपी बनती है। यह जो आपको ऊर्जा दिख रही है, यहाँ पर एनर्जी बनती है एटीपी के द्वारा, और श्वसन क्रिया के माध्यम से बनती है। इसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज कैसे बनता है, ग्लूकोज से बनता है, जिससे व्यक्ति को, मनुष्य को, पादप को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी काय से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल्यूलोज काय से मिलकर बना होता है, यह ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसीलिए देखो, ध्यान से देखिए दोस्तों, यह जो दिख रहा है दोस्तों वहाँ पर आपको ये वाइट कलर में, यह है दोस्तों क्या, एटीपी के निर्माण हो रहा है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो यह रहा दोस्तों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र के द्वारा हमने डिटेल के बारे में देखा दोस्तों। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको डिटेल से बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट किस प्रकार की होती है, इसके आंतरिक भाग किस प्रकार के होते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, किस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं। इसको ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा। जो भी आपको दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे कमेंट करके पूछेगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्लियर है। तो जितने लोग दोस्तों देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर निरंतर दोस्तों आपको जंतु विज्ञान यहाँ पर धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय बागी।